नमस्कार, मैं हूँ रेखा। डीडी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार बिहार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है और हर सुबह की तरह अपने विशेष मेहमान के साथ इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हो चुके हैं। ऐसा कहते हैं कि सब्र का जो पेड़ होता है, सब्र का जो वृक्ष होता है, वो बड़ा ही कड़वा होता है, लेकिन उस पर लगने वाले जो फल होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि यदि आपको ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, यदि किसी काम को करने में देरी हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि सब्र का दामन नहीं छोड़े, क्योंकि जब उसके बाद जो परिणाम आता है वो बहुत ही सुखद होता है। इसलिए कहा गया है कि सब्र का दामन थामे रखें और ज़रूर ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाइए। कार्यक्रम में सबसे पहले आप जानते हैं कि हम आपको दिखाते हैं महापुरुषों द्वारा कही गई चंद बातें, अनमोल बातें। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। कार्यक्रम में आगे का रुख करेंगे और अब आपको मिलवाएंगे अपने विशेष मेहमान से। आइए स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच है प्रदीप जैन जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहार में। अपने दर्शकों को बताऊं कि आपने डाक टिकट संग्रह किया है। यदि हम आज़ादी के बाद की बात करें, आज़ादी के पहले की बात करें, कई वर्षों का आपका लगातार संघर्ष रहा है डाक टिकटों को संग्रह करने का। कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। फिलैटली जिसे हम कहते हैं, जो डाक टिकट संग्रह करते हैं। बहुत सारी बातचीत हम करेंगे इसके विषय में, लेकिन जानना चाहूँगी सबसे पहले आपके विषय में, कहाँ से संबंध रखते हैं, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कब कैसे कहाँ हुई, कहाँ बचपन बीता, क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले बिहार बिहार के आज जितने लोग भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सबको हमारा सुप्रभातम, अभिनंदन। मेरा जन्म स्थान पटना है और हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हमारे संयुक्त परिवार तेजपुर आसाम में हम लोग ने 5 साल समय बिताया और उसके बाद 58 से 60 वर्षों का सफ़र कलकत्ते में रहा, बंगाल में, और 1966 में फिर वापस आए पटना। और हमारी शिक्षा पटना के मिलर हाई स्कूल में हुई। 66 से 70 तक का जो समय था, पिछले 5 वर्षों का, बहुत संघर्षमय समय था हम लोगों के जीवन का। और उसी संघर्ष के जीवन में ये टिकट संग्रह का एक जुनून मुझे उसी क्रम में लगा। गांधी जी की शताब्दी वर्ष थी 1969 पे, और मैं स्कूल का विद्यार्थी था, मिलर हाई स्कूल का, और काफ़ी लोगों में एक जोश था कि गांधी जी की शताब्दी वर्ष है और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हैं, उसमें डाक टिकट भी गांधी जी पे निकलना था। और उसको लेकर के बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में एक बहुत उत्साह का दिन था। 2 अक्टूबर 1969 पटना जीपीओ में फिलाटेलिक ब्यूरो है। जब आज़ादी के बाद ये फिलाटेलिक ब्यूरो की स्थापना हुई थी 6 जगह, उसमें पटना का भी स्थान था। फिलाटेलिक ब्यूरो हर मुख्य डाकघर में होता है और फिलाटेलिक ब्यूरो एक ऐसा केंद्र जहाँ पे डाक टिकट संग्रहकर्ता एक दूसरे से मिलते हैं और डाक टिकट जो भारत सरकार निकालती है, स्मारक डाक टिकटें, उसको हम लोग वहाँ से खरीदते हैं हम लोग। तो मैं भी फिलाटेलिक ब्यूरो गया, वहाँ पे देखा कि इतनी भीड़ थी तो लगा कि क्या ऐसी चीज़ है कि इसके लिए इतनी भीड़ है। तो मैंने भी कुछ डाक टिकटें, बड़ी लंबी लाइन थी, किसी तरह कुछ मैं डाक टिकट खरीद पाया। मैं समझता हूँ कि इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी डाक टिकट खरीदने के लिए। तो मन में उत्सुकता हुई और बाहर में कुछ प्रदर्शनी लगी हुई थी, बहुत सारे हमारे डाक टिकट संग्रहकर्ता नए नए हमारे उम्र के लोग थे। उसके बाद वहाँ से सफ़र हमारा शुरू हुआ। डाक टिकट गांधी जी पे जब मैंने वहाँ पे कुछ ली, मैंने, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, एक संघर्ष का जीवन था। तो मैंने देखा कि बहुत से लोग पत्र लिख कर गांधी की जो स्टैम्प साट करके पेन फ्रेंड लोगों को भेज रहे हैं। तो मैंने भी जानकारी प्राप्त की उन लोगों से। मैं भी पेन फ्रेंड क्लब का एक मेंबर बना मैं। और उस समय एक ऐसा था कि हम जो यहाँ से डाक लगा करके पत्र भेजते थे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिर वहाँ से लोग वापसी में उस देश के टिकट को लगा करके भेजते थे। ये सिलसिला शुरू हुआ कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम से जुड़े पेन फ्रेंड क्लब के माध्यम से, और उस समय
कोई ऐसी ऑर्गेनाइज हमारी सोसाइटी बिहार में नहीं थी। एकमात्र फिलाटेलिक ब्यूरो में जाना आना हुआ करता था। और वहाँ से जो मैंने हिंदुस्तान का गांधी जी का डाक टिकट भेजा, इंग्लैंड में भी गांधी जी का डाक टिकट निकला था। महात्मा गांधी पे डाक टिकट इंग्लैंड में भी निकला, माल्टा में निकला, सैकड़ों देशों में निकला गांधी जी के शताब्दी वर्ष पे। तो जब मैंने भेजा तो उस समय डाक व्यवस्था अच्छी थी, पत्र बहुत जल्दी मिलते थे। फिर वहाँ से भी मुझे आई, जब मुझे वहाँ से डाक टिकट आई ग्रेट ब्रिटेन की, महात्मा गांधी की, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पास गांधी जी की टिकट इंग्लैंड की मेरे पास आ गई, माल्टा की आ गई। जी जी। तो ये डाक टिकट देख के मेरे मन में इतना आनंद का अनुभव हुआ, वहाँ से मेरी यात्रा की शुरुआत हुई। ये कब की डाक टिकटें हैं जो ये अभी आप दिखा रहे हैं? 1969 की है, जब गांधी जी की शताब्दी वर्ष हुई थी। जी। तो बहुत सारे विदेशों में डाक टिकट निकले, जो मैंने हिंदुस्तान की डाक टिकटें भेजी, वहाँ से डाक टिकट हमारे पास आई। क्योंकि सैकड़ों देशों में शताब्दी वर्ष पूरे एक वर्ष तक डाक टिकट जारी होता रहा। महात्मा गांधी की जो डाक टिकट जो भारत में निकली, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। शताब्दी वर्ष पे ये डाक टिकट निकली महात्मा गांधी की। लेकिन महात्मा गांधी की डाक टिकट, पहली डाक टिकट 1948 15 अगस्त के दिन महात्मा गांधी का ये डाक टिकट भारत सरकार ने उनके मृत्यु उपरांत एक वर्ष के बाद 15 अगस्त 1948 में ये गांधी जी के 4 टिकटें निकली। जी। और ये इतनी पॉपुलर हुई थी गांधी जी की डाक टिकट पूरे विश्व में। 4 टिकटों का मूल्य 1.5 आना, 3.5 आना, 12 आना, 10 रुपया। जी। और ये 1948 में निकली थी। 10 रुपया बहुत उस कीमत हुआ करती थी 1948 में। और ये स्टैम्प छपा था स्विट्जरलैंड में। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी की बात की, लेकिन उस समय हमारे पास तकनीकी उतनी इम्प्रूव नहीं थी सिक्योरिटी प्रेस में। और हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदर डाक टिकट छपाने के लिए इसको विदेश में कॉलवाइजर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से वहाँ से चुना गया। तो ये टिकट बहुत पॉपुलर हुई। जी। और उसके बाद 1948 1969 काफ़ी लंबा समय के बाद गांधी जी की डाक टिकट जब निकली, तो गांधी जी पे ऑलरेडी, गांधी जी के बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। गांधी जी हमारे बहुत प्रमुख एक पर्सनालिटी के रूप में पूरे दुनिया में। जब बचपन का वो दौर होता है, वो पल होता है, तो बच्चे का रुझान क्रिकेट की तरफ होता है, या कुछ ऐसा खेल का माहौल घर में बन जाए, दोस्तों के साथ वो खेलते रहे, इसके प्रति उनकी रुचि हो जाती है। लेकिन आपकी रुचि डाक टिकटों के संग्रह में हुई, इसके पीछे की क्या वजह थी? बहुत अच्छा सवाल आपका है। जैसे मैंने कहा कि मेरे संघर्ष के दिन थे उस समय। हमारे संयुक्त परिवार पटना में 3 भाई बहन, और आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी परिवार की कि मुझे कुछ न कुछ, मैं बड़े परिवार का बड़ा भाई के नाते कुछ न कुछ अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ मैं ढूंढता रहता था। मैंने बहुत सारे मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है, बहुत सारे काम मैंने पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपनी यात्रा जारी रखी मैंने, ताकि कुछ धन उपार्जन हो जिससे मेरा परिवार चल सके। जब मैं डाक टिकट का शौक़ से मैं जुड़ने के पहले हमारी आवश्यकता थी किसी तरह मैं इस शौक़ के माध्यम से कुछ उपार्जन कर सकूं, ताकि मैं शौक़ को आगे ले जा सकूं। तो मैंने जब विदेश से डाक टिकटें मंगाई तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस डाक टिकटों को मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे मूल्य में मैंने बेचा। अच्छा। और बेचने के बाद जो मुझसे पैसे आए, फिर डाक टिकट खरीदे हमने, फिर बाहर भेजा। इस तरह से भारत की डाक टिकट लेकर के विदेश भेजने का कार्यक्रम जारी रहा। और यहाँ के जो संग्रहकर्ता थे, जो पटना के हमारे उम्र के लोग थे, उन लोगों को अच्छे अच्छे घर से भी आते थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो मैंने जो बाहर से डाक टिकटें मंगाई उनको दी। इस तरह से हमारी डाक टिकट की यात्रा शुरू हुई। आवश्यकता मेरी पहली थी और ये शौक़ मेरा बाद में था, क्योंकि मुझे था कि मुझे शौक़ के साथ साथ कि मैं जो मुझे पैसे अर्जित हों उसके माध्यम से डाक टिकट और भी खरीद पाऊँ मैं, क्योंकि पॉकेट में पैसे नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह से यात्रा शुरू हुई। उसके बाद 1969 से ये हम लोग ने, जो हमारे उम्र के लोग थे, हम लोगों ने यहाँ पे एक सोसाइटी बनाई, बिहार फिलाटेलिक सोसाइटी। हम लोग सोचा कि इसको आगे ले जाना है और पटना जीपीओ में फिलाटेलिक ब्यूरो में हम लोग मिलते थे प्रतिदिन करीब करीब स्कूल के आने के बाद। फिर हम लोगों ने एक आयोजन किया कि हमारे आज़ादी के 25वें
वर्ष 1972 के तैयारी हम लोग को करनी चाहिए। तो उस समय हमारे तत्कालीन पोस्ट मास्टर से हम लोगों ने कहा कि कुछ जगह दी जाए ताकि हम लोग यहाँ पे एक देश के आज़ादी के 25वें वर्ष पर हम लोग जितने डाक टिकट संग्रह करता है पटना में, हम लोग अपने संग्रह को दिखाएं ताकि पटना के लोग आके देखें इस विधा को भी, क्योंकि विधा बिल्कुल नया था। फिलाटेलिक ब्यूरो थी लेकिन डाक टिकट संग्रहकर्ता ऑर्गेनाइज वे में नहीं थे। तो सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रदर्शनी लगाई 7 दिनों की, और उसका उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल जी ने किया, देवाकांत बरुआ जी ने, और मुख्यमंत्री भी आए। तो पूरा पटने में एक नई चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी हुई। डाक टिकट संग्रह तो बहुत ही जैसे जितने भी शौक है उनका राजा है, किंग ऑफ द हॉबी कहा जाता है ना, हॉबी ऑफ द किंग। लेकिन जब वो डाक टिकट प्रदर्शनी देखा तो लोगों को मन में लगा कि इस विधा से हम लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि डाक टिकट संग्रह करता है ज़्यादा तक इस टाइम लेके एल्बम में लगा के रखते हैं, और उनका शौक़ फिर आगे चलकर जब बड़े उम्र में जाते हैं तो उनका शौक़ बदल जाता है। लेकिन एग्जीबिशन देखने के बाद ऐसा लगा कि हम लोग इसको और आगे ले जा सकते हैं। जी, जब शुरुआती दिनों की बात करें प्रदीप जी, आपने बताया कि महात्मा गांधी का जो डाक टिकट जारी हुआ उसका संग्रह आपने किया था। उन दिनों की यदि हम बात करें तो किन किन चीज़ों का डाक टिकट संग्रह आपने किया है? क्या हमारे जो महापुरुष थे, विदेशों का डाक टिकट संग्रह, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, किन का डाक टिकट आपने संग्रहित किया और कुछ दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को तो ज़रूर दिखाया आप। डाक टिकट प्रत्येक विषय में हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। डाक टिकट हमारी सांस्कृतिक धरोहर को चित्रों के माध्यम से पूरी दुनिया में, हम देश विदेश पूरी दुनिया की सैर करते हैं डाक टिकटों के माध्यम से जी। और बहुत सारे डाक टिकट जो भारत में निकले, विदेश में भी निकले। मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे अभी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अभी जर्मनी और भारत ने संयुक्त डाक टिकट जारी किया है, और इसमें भारत के तिरंगे, जर्मनी ने उसे लिखा है भारत जर्मनी, हिंदी में लिखा है। ये जर्मनी और भारत के 70वें डिप्लोमेटिक रिलेशन के ऊपर डाक टिकट निकली है ये। जी। और अभी ये जारी हुई 2 साल पहले। और इस तरह से जितने डाक टिकट यहाँ देख रहे हैं, भगवान महावीर का भी है जिसे यूएसए में निकाला गया। हमारी भगवान महावीर जो बिहार से जुड़े हुए हैं उन पे डाक टिकट यूएसए में निकला। तो इस तरह से मैं इस डाक टिकटों के माध्यम से हमारे जितने ऋषि मुनि, हमारे आर्कोलॉजिकल साइट ऊपर में देख रहे हैं, ये शतरंजा टेम्पल है पालीताना जी, उस पर भी डाक टिकट निकला है। और इस तरह से डाक टिकट हमारी सांस्कृतिक धरोहर पे बहुत सारी डाक टिकटें आज़ादी के बाद 2500 से ज़्यादा डाक टिकटें अलग अलग विषय पर, हमारे फ्लोरा फाउना, हमारे जीव जंतु, हमारे टेक्सटाइल के ऊपर, हमारे परिधान के ऊपर, कॉस्ट्यूम के ऊपर, हिमालय के ऊपर, हमारे एरोप्लेन के ऊपर, जितने आविष्कार भारत में हुए सब पे डाक टिकटें निकली हैं समय समय पर। और ये डाक टिकटें के बारे में 2500 से ऊपर डाक टिकट अभी तक निकल चुके हैं। जी। यदि हम आज़ादी के पहले की बात करें, ब्रिटिश काल की बात करें, तो क्या उस समय के भी डाक टिकट संग्रह आपके पास है? और उसके पहले की यदि हम बात करें, कुछ कलेक्शंस यदि आप हैं तो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए देखना अद्भुत होगा, जानना भी अद्भुत होगा। तो कुछ यदि ऐसे कलेक्शंस है तो ज़रूर दिखाएं, और ये भी बताएं कि कैसे आपने उन डाक टिकटों का कलेक्शन किया था। आपका बहुत अच्छा रोचक सवाल आपका है। डाक टिकट की शुरुआत हुई पेनी ब्लैक 1840 इंग्लैंड में, जो पेनी ब्लैक डाक टिकट निकली, ये मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये काले रंग की डाक टिकट है, इसमें क्वीन विक्टोरिया का चित्र छपा हुआ। पेनी ब्लैक 1840 में पहली डाक टिकट निकली, और इसका आविष्कार उसके 50 साल पहले से आविष्कार इसका चल रहा था। अच्छा। लेकिन ये डाक टिकट पहले 1840 में ये डाक टिकट निकली। लेकिन इसके पहले सबको मालूम होगा हमारे शेर शाह सूरी, जी, जिन्होंने डाक व्यवस्था की शुरुआत की भारतवर्ष में। और वो डाक व्यवस्था उस समय घुड़सवार में डाक रनर पत्र लेके जाते थे पोस्ट ऑफिस में, और मुग़ल साम्राज्य था उस समय, तो मुग़लकालीन व्यवस्था में डाक टिकट में छपी नहीं थी। उस समय डाक टिकट तो 1840 में आई, और उस समय जो पत्र भेजना बहुत एक लग्जरी होता था, सब लोग पत्र नहीं भेज पाते थे। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये नमूना है कि ये पत्र जाता था, जो भी यहाँ पे शुल्क लगता था पोस्ट ऑफिस में इसका शुल्क लिया जाता था। और ये प्री स्टैम्प कवर है, ये
1774 का जो मैं दिखा रहा हूँ दर्शकों को, जी और ये शुल्क लेने के बाद इसे गंतव्य स्थान में घुड़सवार लेके जाते थे। तो ये व्यवस्था 1774 से शुरू हुई। उस समय काफ़ी, जब घुड़सवार डाक लेके जाते थे तो पैसे लेके, जब पैसे राजा महाराजा पैसे लेके भेजते थे, रास्ते में पैसे चोरी हो जाती थी। उस समय व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कानूनी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो उस समय एक महसूस ही, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1774 में आई, मुगल कालीन व्यवस्था के ठीक बाद। तो जो व्यवस्था चल रही थी, डाक रनर के द्वारा जो मेल जा रही थी, तो ब्रिटिश हुकूमत जब आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन लोगों ने, पटना बहुत मुख्य केंद्र था, बंगाल सर्किल, बंगाल प्रेसिडेंसी में पटना आता था। तो कॉपर टिकट, जैसे रेलवे टिकट बोलते हैं हम लोग, उसी तरह कॉपर टिकट का एक आविष्कार इस पटना में हुआ। और गुलजार बाग में एक कॉपर टिकट छपी, इसमें लिखा हुआ है इकन्नी दुवन्नी अजीमाबाद। और ये कॉपर टिकट, कॉपर टोकन है, ये टिकट कॉपर, जी जी ये टोकन है तांबा का, ये गुलजार बाग में बना। और इसको लेके, टोकन को लेकर के, एक अन्नी दुवन्नी के लेकर के लोग अपने पोस्ट ऑफिस में जाते थे, पत्र को लेकर के। टोकन वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में रख लिया जाता था और पत्र को उसमें स्टैंपिंग करके एक रिसिप्ट 1 आना, रिसिप्ट 2 आना, और पत्र को भेजा जाता था। ये आविष्कार हुआ 1774 में, और इसका पूरा श्रेय भारत और पटना को जाता है, गर्व से कह सकते हैं। इसका एक कॉपर टिकट हमारे संग्रह में है ओरिजिनल, और एक ब्रिटिश म्यूजियम में भी है कॉपर टिकट। ये 1774 की बात है। 1774 और 1840 का जो सफ़र है, पिछले 60 वर्षों के बाद ये डाक टिकट आई। 1840 में ये डाक टिकट पहले बार निकली इंग्लैंड में, इसका पेनी ब्लैक के नाम से, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। जी जी भारत में पहली डाक टिकट 1852 में, 12 वर्षों के बाद, सिंध डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे वाटर फ्लेरी, उन्होंने पहली डाक टिकट, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय, पहली डाक टिकट निकली, और उसको नाम से जाना जाता है सिंध डॉक। मेरे हाथ में है लाल रंग का सिंदूरी कलर का। जी ये डिलारू प्रिंटिंग प्रेस लंदन में बना था ये, और हापाना सिंध डिस्ट्रिक्ट डॉक इसमें छपा हुआ है। और ये बहुत बहुमूल्य आज के दिन में ही ये डाक टिकट ये, और ये 3 कलर में इसका बना था, वाइट, ब्लू एंड रेड। जी 1852 बीच में जो दिख रहा है। हाँ हाँ, ये बीच में जो दिख रहा है, जी पहला छपा था वाइट कलर का, जो रात में दिखता नहीं था। उसके बाद रेड आया, उसके बाद ब्लू आया। 3 कलर में डाक टिकट छपी थी ये। और ये डाक टिकट सिंध डिस्ट्रिक्ट जो आज पाकिस्तान में है, उसके गवर्नर वाटर फ्लेरी ने इसका आविष्कार किया था। इसके ठीक बाद 1854 से हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाक टिकट निकालना यहाँ पे प्रारंभ किया, जो हाफ आना, 1 आना एंड 2 आना का स्टैम्प्स, 4 स्टैम्प्स 1854 से ब्रिटिश हुकूमत ने निकालना शुरू किया। जी, बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस आपने दिखाए हैं प्रदीप जी, और हमारे दर्शक ये जान भी पाएँ कि यदि हम कॉपर टिकट की बात करें तो उसका श्रेय भारत को जाता है, हमारे पटना को जाता है। ये बहुत मुझे लगता है कि रोचक जानकारी आपने दी है। यदि हम बातचीत करें डाक टिकट और संग्रह की, जिसे हम फिलैटली के नाम से भी जानते हैं, तो ये शब्द खुद में एक रोचक शब्द है, तो इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? डाक टिकट संग्रह तो बहुत लोग करते हैं जी और डाक टिकट संग्रह, जैसे मैंने कहा कि बचपन में जब ये डाक टिकट संग्रह करते हैं, उसके बाद उनका जुड़ाव जो है अन्य चीज़ों में हो जाता है। लेकिन उसमें जो उस डाक टिकट संग्रह को और आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, जैसे प्रत्येक डाक टिकट के पीछे कहानी, एवरी स्टैम्प है ये स्टोरी टू टेल। प्रत्येक डाक टिकट जब निकलती है उसके पीछे कहानी छुपी होती है। जी डाक टिकट संग्रहकर्ता बचपन में टिकटों के चित्रों से अपने संग्रह में रखते हैं, लेकिन उसकी जानकारी पीछे छुपी है, उसको वो जानना नहीं चाहते हैं। जी लेकिन वो जानकारी जब हम जानना चाहेंगे, उस पर हम कुछ लिखेंगे, उसमें कुछ किताबें लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, तब हमारी श्रेणी फिलाटेली के नाम से ये जाना जाता है। विशेषज्ञ जब डाक टिकट संग्रह करता जब विशेषज्ञ बन जाते हैं तो फिलाटेली एक वर्ड है और ये एक
ग्रीक वर्ड है, फिलाटेली ग्रीक वर्ड है ये। और ये फिलाटेली जो डाक टिकट संग्रहकर्ता के विशेषज्ञ के समूह का नाम है फिलाटेली। और ये फिलाटेलिक ब्यूरो लेकिन भारतवर्ष में आज़ादी के बाद, क्योंकि ये फिलाटेली उस समय तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू ने, वो कला संस्कृति से बहुत जुड़े हुए थे, तो डाक टिकट फिलाटेलिक ब्यूरो की स्थापना 1947 में भारतवर्ष में सोच आई। 1948 में फिलाटेलिक ब्यूरो की स्थापना हो चुकी थी। तो फिलाटेली वर्ड जो है, जो डाक टिकट संग्रहकर्ता जब विशेषज्ञ बन जाते हैं, कुछ आर्टिकल लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, तो फिर फिलाटेली के नाम से जाना जाता है। और फिलाटेली का समूह पूरे विश्व में आज 10 लाख से ऊपर फिलाटेलिस्ट हैं, जो पूरे दुनिया में हर एक मुल्कों में फिलाटेली हैं। भारतवर्ष में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बिहार फिलाटेलिक सोसाइटी की स्थापना की, उसी तरह हमारा नेशनल फेडरेशन है फिलाटेलिक कांग्रेस ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई 1975 में कलकत्ते शहर में हुई, फिलाटेलिक कांग्रेस ऑफ इंडिया, ताकि हम लोग जो हमारा जो स्टेट प्रदर्शनी लगा बिहार में, उसके बाद हम लोग ने राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाया दिल्ली में। हमारा जो नेशनल फेडरेशन है फिलाटेलिक कांग्रेस ऑफ इंडिया, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही ऑर्गेनाइज करने में ये फिलाटेली को भारतवर्ष में। फिर हम लोग विदेश में रॉयल फिलाटेलिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना किंग जॉर्ज पंचम ने की थी, बहुत बड़े स्टैम्प कलेक्टर थे। 100 साल का वर्ष हो गया रॉयल फिलाटेलिक सोसाइटी, जिसका मैं भी मेंबर हूँ। और उसके 2300 मेंबर हैं पूरी दुनिया में रॉयल फिलाटेलिक सोसाइटी के। इस तरह के ये शौक में जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमको नहीं लगता है कि पूरे दुनिया में इससे ज़्यादा आबादी किसी शौक से जुड़ा हुआ होगा ये। क्योंकि एक बचपन में कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई महिलाएं भी कर सकती हैं, बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं। ये शौक एक ऐसा शौक है जिसमें सारी चीज़ छुपी हुई है। हमारी इतिहास भी है, भूगोल भी है, हमारे एनिमल भी हैं, हमारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट भी है इसमें छपा हुआ। तो इस तरह से फिलाटेली की संख्या बहुत ज़्यादा है पूरे दुनिया में। और मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि इससे फिलाटेली अब बहुत कॉमन हो गया, ये वर्ड पहले इतना कॉमन नहीं था। तो फिलाटेली से आज बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने फिलाटेली के माध्यम से किंग जॉर्ज V का जो संग्रह बकिंगम पैलेस में, जब मैंने किताब लिखी गांधी जी के ऊपर, तो मुझे बकिंगम पैलेस में मेरे पुत्र दोनों को जाने का मौका मिला रिसर्च करने के लिए वहाँ पर बकिंगम पैलेस के अंदर, क्योंकि वो बकिंगम पैलेस में एकमात्र संग्रह फिलाटेली का वो बकिंगम पैलेस के अंदर में है। तो मैं जब किताब लिखी तो मुझे बकिंगम पैलेस जाने का मौका मिला। तो फिलाटेली के माध्यम से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी राजनयिक से संबंध आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ हॉबी है और हॉबी ऑफ द किंग है। जी, एक पुस्तक दिखा रहे थे आप, आपने महात्मा गांधी पर जो पुस्तक लिखी है, उनके डाक टिकटों पर जो पुस्तक लिखी है, क्या कुछ है इस किताब में, दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों इस किताब में महात्मा गांधी के ऊपर जितनी भी डाक टिकटें निकली है दुनिया में, जी, उसका चित्र है। और डाक टिकटें महात्मा गांधी के 112 देशों में अभी तक डाक टिकटें निकल चुकी हैं। अच्छा। और इसमें जितने डाक टिकट निकली है भारतवर्ष से लेकर के विदेशों में जितनी डाक टिकटें निकली है, उसका संग्रह इस किताब में है। और ये किताब बहुत पॉपुलर किताब है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। ये महात्मा गांधी हैंडबुक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स है ये। जी जी, क्या नाम रखा है आपने इस पुस्तक का? गांधी हैंडबुक। ओके। यदि हम बात करें, यदि आप बता रहे थे अभी प्रदीप जी कि डाक टिकटों का संग्रह करना बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात हो जाती है उसके विषय में रोचक जानकारी हासिल करना। हमें भी ये जानने की इच्छा हो रही है, हमारे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, टिकटों का संग्रह तो आपने किया, लेकिन उसके पीछे जो कहानी छिपी है, अभी आपने कहा कि हर टिकट एक कहानी कहती है, तो उसके पीछे जो कहानी छिपी है वो रोचक जानकारी आप कहाँ से इकट्ठा कर पाए, कितनी मुश्किलें हुई, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, इसके विषय में अपने अनुभव यदि साझा करना चाहे तो ज़रूर करें। सर्वप्रथम मैंने अपनी जब गांधी जी की यात्रा के बाद मैं और जब इसके अंदर प्रवेश किया मैंने, तो हमारा नेशनल आर्काइव दिल्ली में है। जब मैं नेशनल आर्काइव में गया, मैंने पुराने इतिहासों को जानने के लिए ब्रिटिश काल के, तो नेशनल आर्काइव में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिली जिससे मेरा शौक़ और ज़्यादा गहरा होता गया। फिर मैंने महात्मा गांधी के बाद मैंने सोचा कि और आगे इस यात्रा को ले जाऊं, तो मैंने भारतवर्ष में
पहला हवाई डाक उड़ान 1911 में हुआ था, लेकिन उस पर संबंधित हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं थे। नेशनल आर्काइव दिल्ली से मुझे बहुत सारी चीज़ों का उपलब्ध हुआ और फिर मैंने 1911 18 फरवरी में पहली हवाई डाक उड़ान भारतवर्ष में हुई। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पहला पावर्ड इंजन 1903 में अमेरिका में हुआ था, ऑलिवर राइट ने किया था। वो पावर्ड इंजन में हमारे केवल वो इंजन गई थी आकाश में, उसमें कोई भी यात्री बैठ के नहीं गए थे। अच्छा। उसके बाद बंदर गए बैठ करके। तो आविष्कार चल रहा था, तो पहला था कि डाक को भेजा जाए, सबसे हल्का यही है। तो डाक व्यवस्था को हवाई डाक द्वारा भेजी जाए, इसका आविष्कार पूरी दुनिया में चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। लेकिन उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पर। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में जो अवध रीजन है, वहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, 1 साल तक चला। 18 फरवरी 1911 में ये आविष्कार सफल हुआ, लेकिन 1 साल तक ये आविष्कार चला और ये 18 फरवरी 1911 में हवाई डाक उड़ान द्वारा 6500 लिफाफे और 40 पोस्ट कार्ड ये भेजे गए। जी। और उस पर जब मैंने और अध्ययन शुरू किया तो मैंने एक किताब लिखी, उसका नाम है इंडियन एयरमेल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये बहुत लोकप्रिय पुस्तक है पूरी दुनिया में। इसमें जब मैंने गांधी जी की यात्रा के बाद मैंने यात्रा शुरू की, तो ये एयरमेल की यात्रा मैंने शुरू की। मुझे एरो फिलाटेलिस के नाम से जाना जाता है। मैंने इस एयरमेल पे जो आपने देख रहे हैं चित्र, यही हवाई डाक जिसमें पायलट है पीछे बैठे हुए हैं, 6500 पत्र लेकर के उड़े थे इलाहाबाद से नैनी तक। और ये मेरे संग्रह में है, उसकी ओरिजिनल, और इस पर मैंने कई एग्जीबिशन 1986 में अमेरिका में लगाया मैंने इंडियन एयरमेल के ऊपर। फिर ये संग्रह मेरा 1986 से लेकर पूरी दुनिया में, इटली में, इंग्लैंड में, पेरिस में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, ये मैंने संग्रह को मैंने भेजता रहा। और ये संग्रह मेरा बहुत पॉपुलर हुआ, उसमें मुझे कई पुरस्कार मिले। मेरी रजत पुरस्कार, सिल्वर मेडल से मुझे लार्ज गोल्ड मेडल तक मिला। तो फिर जब ये मुझे 7 लार्ज गोल्ड मेडल मिल चुका, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक पुस्तक लिखूँ मैं। तो मैं अपने लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने इस पर किताब लिखी और JRD टाटा जी। से हमारे अच्छे संपर्क रहे, क्योंकि खुद पायलट थे JRD टाटा। और ये पुस्तक हमारी हवाई डाक व्यवस्था भारतवर्ष में। यदि हम बातचीत करें बिहार की सभ्यता पर, बिहार की संस्कृति पर, चूँकि आप बिहार से संबंध रखते हैं, तो यहाँ के महापुरुषों पर जो डाक टिकट जारी किए गए, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर जो डाक टिकट जारी किए गए, उसके बारे में आपकी राय जानना चाहूँगी। उस पर यदि कोई संग्रह आपके पास है तो ज़रूर दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक जान पाएँ हमारी सभ्यता कितनी गौरवशाली है, हमारे यहाँ के किन किन महापुरुषों पर डाक टिकट जारी किए गए। बिहार को भगवान महावीर और बुद्ध की धरती से जाना जाता है पूरी दुनिया में। और बिहार में गुरु गोविंद सिंह की भी जन्मभूमि रही है जी। तो बिहार एक मुख्य केंद्र रहा भारतवर्ष में। और बिहार पे बहुत सारे डाक टिकटें अभी तक निकल पाई है, उसकी संख्या 100 से ऊपर बिहार के विषय पर, जैसे भगवान महावीर पर, पावापुरी पर, बौद्ध गया के ऊपर, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है उस पर डाक टिकट निकली है। और जितने भी मधुबनी पेंटिंग है, हमारी बहुत ही नालंदा विश्वविद्यालय है, और जितने अवशेष हैं, जो प्रथम गणराज वैशाली, जो पहला हमारा लोकतंत्र का, उस पर भी डाक टिकटें निकली हम लोगों पे बिहार में। हमारे बिहार के जितने भी कवि, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जितने भी हमारे कवि, राष्ट्रीय कवि, हमारे जयप्रकाश नारायण, हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हुए, और उन पे समय समय पर डाक टिकट निकली है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पे भी निकला है, वीर कुंवर सिंह पे भी निकला है। इस तरह से बिहार से जितने जुड़े विभूतियाँ हैं, उन सबों पे करीब करीब डाक टिकटें अभी तक आ चुकी है। जी। अब हम सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें, जैसे मैंने कहा मधुबनी पेंटिंग,
हमारे बिहार की लीची पे भी डाक टिकट अभी निकला है। और अच्छा। बिहार के बहुत सारे मैंगो आम, जो यहाँ का दीघा आम है, जो बहुत लोकप्रिय है पूरे दुनिया में, उस पर भी डाक टिकट निकली है। तो बिहार के जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं यहाँ पर, उस पर डाक टिकट करीब करीब आ चुकी है। अभी हम लोगों का संघर्ष चल रहा है, छठ पे डाक टिकट आए, अभी तक नहीं आई है। छठ महापर्व पे भी डाक टिकट आए, ऐसी हमारी कोशिश अभी जारी है, ताकि हमारे बिहार एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो बिहार पे बहुत सारी डाक टिकटें अभी तक निकल चुकी है, उसका संग्रह मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और नालंदा विश्वविद्यालय, पावापुरी, इस तरह से बहुत सारी डाक टिकटें निकली हैं। और भगवान महावीर जी जी। के ऊपर भी ये डाक टिकटें निकली हैं, जो यूएसए में निकला है। अच्छा। हाँ, तो ये भी मैं बताना चाहूँगा, यूएसए में महावीर, भगवान महावीर पे डाक टिकट निकला है, भगवान बुद्ध पे भी निकला है। इस तरह से आपने देखा होगा इस संग्रह को जो मैंने आज दर्शकों को दिखा रहा हूँ, ताकि इस संग्रह के माध्यम से बिहार में जितने भी डाक टिकटें निकली हैं वो सभी आज हमारे पास उपलब्ध है। और इसकी प्रदर्शनी फिलाटेलिक ब्यूरो में भी हम लोग समय समय पे लगाते हैं हम लोग। जी। यदि हम बातचीत करें प्रदीप जी, क्योंकि जब भी आप जो भी डाक टिकट दिखा रहे हैं वो कई वर्ष पुरानी है, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आज ही निकाली गई हो। किस तरीके से इसे सुरक्षित रखते हैं, किस तरीके से इसे सहेज कर रखने का काम करते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी मुझे लगता है कि आपके पास है डाक टिकटों का, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? डाक टिकट संग्रहकर्ता डाक टिकटों से बेहद प्रेम करते हैं। तो जिनका लोग कहते हैं कि डाक टिकट संग्रहकर्ता जो हैं, डाक टिकटों को बहुत संभाल कर रखते हैं, ताकि उसका सुंदरता जी। बनी रहे उसकी। तो आपने देखा होगा कि इसमें माउंट है, माउंट के अंदर हम लोग डाक टिकट, पेज के अंदर माउंट के अंदर डाक टिकटों को हम लोग हाथ से नहीं छूते हैं। अच्छा। डाक टिकटों को हम लोग इतना प्रेम पूर्वक, उनका छिद्रन, उनका परफोरेशन, सबका ख्याल रखा जाता है कि उसको कितने अच्छे तरीके से रखें हम, क्योंकि ये एक शौक़ है। इसको बहुत अच्छे से रखने की पूरी विधाएं उपलब्ध हैं, हिंजेस है, माउंट है, पेज है। ये अभी आपने देखा कि एक रामायण पे डाक टिकट है, इसको हमने एल्बम में किस तरह से लगा के रखा है। जी जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये रामायण पे पूरी डाक टिकट की सीरीज है, जो भारत सरकार ने 2017 में निकाली। हमारे प्रधानमंत्री जी। ने भारतीय संस्कृति के ऊपर में 2014 के बाद महाभारत, रामायण वगैरह वगैरह पे सारी डाक टिकटें निकली हैं, जो विषय पहले नहीं निकली थी, अभी डाक टिकटें निकली हैं। तो हम लोग डाक टिकटों से बहुत प्रेम करते हैं और उसको हम लोग अपने संग्रह में बहुत अच्छे से रखते हैं, ताकि वो 100 साल तक वो बिल्कुल एकदम इंटैक्ट बना रहे। जी, चूँकि आपने बताया कि महापुरुषों पर जो जितने भी डाक टिकट है, लगभग आपने सारे कलेक्शन रखे हैं, सबकी जानकारी रखी है, उस पर किताबें भी लिखी है, कि एक बड़ी बात है, क्योंकि इसके लिए इतना ज़्यादा समय देना अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। यदि हम बातचीत करें भारतीय तिरंगे पर भी आपके पास कलेक्शंस हैं, तो इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब आपको ख्याल आया कि नहीं, मुझे जो हमारा भारतीय तिरंगा है, इस पर जो डाक टिकट सीरीज है, उसे मुझे कलेक्ट करना है, उसके विषय में जानकारी लोगों को देनी है? यदि संग्रह आपके पास है तो ज़रूर दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। शुक्रिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त को। तो जब बंटवारा हो रहा था तो डाक टिकटें सब ब्रिटिश डाक टिकटें थी, और उस समय डाक टिकट छप नहीं पाई थी, और क्योंकि पाकिस्तान को भी बहुत से डाक टिकटें जानी थी भारत के, जो ब्रिटिश हुकूमत की डाक टिकटें थी उस पर ओवरप्रिंट होकर के पाकिस्तान को चली गई। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस उसमें बिजी था। तो हमारा आज़ादी 15 अगस्त 1947 के दिन डाक टिकट नहीं निकल पाई। तो पहला डाक टिकट भारतीय तिरंगा का ये निकला है नवंबर में 1947 में, आज़ादी के कुछ महीने के बाद, जो मैं दिखा रहा हूँ। पहला भारत की आज़ादी के बाद तिरंगा का पहला डाक टिकट
जो है 3.5 आना मूल्य का है, सबसे ऊपर में जो सबसे लगा है। ऊपर में जो है जी जी ये 3.5 आना मूल्य की डाक टिकट है जी जो नवंबर में जारी हुई। और ये आज़ादी के बाद का पहला टिकट है। 3 टिकट की श्रृंखला थी जिसमें हमारा अशोक स्तंभ और ये तिरंगा झंडा और हमारे हवाई जहाज़ जो जिसमें हम लोग डाक अपनी सेवाएं भेजते थे। तो 3 डाक टिकट की श्रृंखला जारी हुई। फिर ये जब आज़ादी के 25 वर्ष पूरे हुए उस पर ये डाक टिकट निकली जो मैं दूसरा टिकट दिखा रहा हूँ। और इस तरह से तिरंगे पे भारतवर्ष में बहुत सारी डाक टिकटें अलग अलग, जैसे 50 बरस, 60 बरस जब भारत नहीं पाई, अभी जो हमारा अमृतकाल 75 वर्ष जी जी जो अभी चल रहा है उस पे ये आप देख रहे हैं कि ये डाक टिकट निकली है। ये डाक टिकट में जो तिरंगा झंडा है उसके डाक टिकट निकलने के पहले बहुत सारे आविष्कार होते हैं। डाक टिकट जब निकलती है तो हमारे बड़े बड़े कलाकार अपने अपने डिज़ाइन सबमिट करते हैं। जी और उस समय जिस समय तिरंगा, भारतीय तिरंगा जब एक्सेप्ट किया गया उसके पहले भी जो हमारे भारतवर्ष के आविष्कारक लोग थे उन्होंने अलग अलग झंडे, वंदे मातरम देखे, आपने देखा होगा। अभी जो डाक टिकट निकली यहाँ पर भारतीय अमृतकाल में, उसके साथ साथ जो अन्य झंडे जिनको अडॉप्ट नहीं किया उसका भी चित्र इसमें है। 6-7 झंडों का चित्र देख रहे हैं आप, दर्शक सब देख रहे होंगे। तो ये तिरंगा झंडा का इतिहास जो अभी 75 वर्ष में जो डाक टिकट निकली उसका नाम, उसका वैल्यू भी 75 रुपया है। उसमें ये तिरंगों का पूरा संकलन है कि भारतीय तिरंगे पे जो स्टैम्प निकला उसके पहले जो आविष्कार हुए, जैसे वंदे मातरम और इस तरह से 6-7 झंडे को दिखाया गया इसमें। तो हमारा जो झंडे का, भारतीय झंडा का जो आविष्कारक थे उनका भी चित्र इसमें है। और ये तमिलनाडु के थे ये, जिन्होंने झंडा को, जिनके डिज़ाइन पे भारतीय तिरंगा अप्रूव किया गया। बहुत अद्भुत कलेक्शन आप दिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि कितना गौरवशाली और कितना समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। चूँकि आप फिलैटेलिक एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं, भारत सरकार के 3 टर्म आप वहाँ के एडवाइजरी कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। देश विदेशों में आपकी डाक टिकटों का जो है वो संकलन जो है वो प्रकाशित किया जाता है, एग्जीबिशंस लगते हैं। तो किस तरीके से लोगों को आकर्षित कर पाते हैं आप अपने एग्जीबिशन में आने के लिए, और क्या कुछ ऐसी खास बातें जो कोई कुछ यदि है तो आप हमारे दर्शकों से ज़रूर साझा करें। जब आपके एग्जीबिशन लगते हैं, लोग वहाँ तक आते हैं, कैसा अनुभव करते हैं आप? जैसे मैंने आपको कहा कि जब हमारी स्टेट प्रदर्शनी लगी, राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगी, उसके बाद ये सिलसिला, मैं पहली बार विदेश यात्रा किया। अमेरिका में एग्जीबिशन थी, वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन, जिसमें 105 देशों ने भाग लिया। मैं पत्नी के साथ मैं उस एग्जीबिशन में गया था और जाने के बाद मैं दुनिया देखी। इतनी बड़ी दुनिया डाक टिकटों की हो सकती है कि कल्पना भी नहीं की थी। और मैंने अपना जो इंडियन एयरमेल कलेक्शन को मैंने वहाँ पे लगाया, जिस पे मैंने पुस्तक लिखी। उसके बाद डाक टिकटों के एग्जीबिशन के माध्यम से पूरे देश दुनिया के लोग मिलते हैं जो अलग अलग विषय पर संग्रह करते हैं। जैसे मैंने गांधी पे किया, इंडियन एयरमेल पे किया, किसी ने अपना ग्रेट ब्रिटेन पे स्टैंड में, किसी ने ऑस्ट्रेलिया पे किया, किसी ने अलग अलग विषयों पर, जैसे डाक टिकट संग्रहकर्ता को पूरे देखने में भी 10 दिन लगते हैं। इतने बड़े शिकागो में एग्जीबिशन हुआ था, पहली बार एग्जीबिशन देखा, वहाँ से मेरी विदेश यात्रा शुरू हुई। उसके बाद मैंने करीब 35 देशों का भ्रमण किया डाक टिकटों के माध्यम से, और इटली गया, जर्मनी गया, बहुत जगह अपने संग्रह को लगाया और वहाँ से पुरस्कार जीते। लेकिन जब एग्जीबिशन में जाते हैं तो बहुत कुछ जानकारी मिलती है। केवल पुरस्कार पाना लक्ष्य नहीं होता है, हमारे जो शोध है, हमारी जो ज्ञान को हम अब कितना विकसित कर सकते हैं, इस जो हम जिस ज्ञान में लगे हुए हैं, तो उससे हमको बहुत जानकारी मिलती है। अपने भारतीय मूल्यों की डाक टिकटें में दिखाता हूँ, उनके इतिहासों के बारे में बताता हूँ और उनको दूसरे देशों के इतिहासों के बारे में जानने का एक अनुभव मिलता है। पेरू एक कंट्री, छोटा सा पेरू एक कंट्री है, बहुत से लैटिन अमेरिकन, अर्जेंटीना, पेरू, वेनेजुएला, सबके डाक टिकट संग्रह करता आते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं। तो उनकी डाक टिकटों को देखने का अवसर मिलता है, उनके ज्ञान को हमें जानने का मौका मिलता है, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करने का एक ये माध्यम है।
वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन। और ये हर साल अभी भी जर्मनी में हम लोग जा रहे हैं मई में वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन एसन में। और हमारे पुत्र भी, एक पुत्र हमारा है, उसको भी इस विधा से वो जुड़ चुका, पढ़ाई के बाद हमारे साथ है वो। और वो भी इस समय फेलोशिप मिला उसको, और वो भी कई देशों का भ्रमण किया है। और कम उम्र में उसने अभी कमिश्नर लंदन में एग्जीबिशन हुई थी, उसके टीम लीडर ही बन के गया था वो। तो हमारे भारतीय जो कांग्रेस है, फिलाटेलिक कांग्रेस है, उसमें बहुत बड़ा एक कम्युनिटी हम लोगों का, बहुत अच्छी संख्या में लोग हैं जो विदेश जाते हैं, जूरी बन के जाते हैं, अपना कमिश्नर बन के जाते हैं, एग्जीबिटर बन के जाते हैं। मैं पहली बार कमिश्नर बन के गया था, टीम लीडर 95 में सिंगापुर में। उस समय मेरे बेटे की उम्र थी 8 साल। तो मैं बहुत शौक़ था कि मेरा बेटा भी, मेरे पुत्र भी इस विधा से जुड़ें, ताकि एक रोल मॉडल बन के युवाओं के लिए कुछ, बहुत से युवाओं को लगता है कि हम किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। जी जी। तो फिलाटेली में भी एक करियर बन सकता है। आज हम लोगों का प्रोफेशन भी है और पैशन भी है। जी, बहुत कुछ बताया प्रदीप जी आपने, और यही वजह है कि आपको कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है, अलंकृत किया गया है। न केवल देश बल्कि विदेशों में भी आपको कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, इतना डाक टिकट संग्रह किया है, और सारी चीज़ों को लेकर हमारे स्टूडियो में आए ताकि हमारे दर्शक विस्तार से जान पाए, विस्तार से देख पाएँ तमाम चीज़ों के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपको शुभकामना भी देना चाहूँगी कि ऐसे ही डाक टिकटों का संकलन आप करें, संग्रह आप करें, और एक अच्छा कलेक्शन आपके पास ज़रूर रहे जो हमारे बिहार में, हमारे भारत के इतिहास में दर्ज हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं एक संवाद देना चाहूँगा जी ज़रूर। हमारे दर्शकों को कि शौक़ इसको जुनून में बदलें, और प्रत्येक शौक़ को आप अंदर की गहराई में जाएंगे तो आपकी पहचान बनेगी। और ये ज्ञान का मंदिर है डाक टिकट, अब ज्ञान की दुनिया है, और आप इस डाक टिकट संग्रह से आप जुड़ें आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे प्रदीप जैन जी से। डाक टिकट संग्रह करता है, कई ऐसी अद्भुत टिकटों का डाक संकलन इन्होंने किया है। कैसे लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत, और कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहार? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं डीडी बिहार तक, तो ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।